हाय दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हॉरिजन एजुकेशन में। तो चलिए फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। आपको हमने पहले पेज में ये कोशिका के कुछ बेसिक जानकारी दिए थे। तो चलिए हम आज कोशिका के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि कोशिका के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या कार्य है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका के पार्ट्स कौन कौन होते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण चीज। कोशिका क्या है, इसका खोज कब हुआ, किसने किया, सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, ये सारे चीज हमने बताया था। तो चलिए हम इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोशिका का जो पार्ट्स होता है वो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका झिल्ली। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन या इसको प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है। तो कोशिका झिल्ली यह एक प्रकार की कोशिका की एक थैली होती है और इसी थैली के अंदर एक कोशिका के सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। तो इस पहले के वीडियो में आपको हम बताए थे कि आप बहुत सारे लोग समझ जाते हैं कि कोशिका जो है ये शरीर का सबसे छोटा अंग होता है, लेकिन हमने बताया कि सबसे छोटा अंग नहीं होता है, ये सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा इकाई है, क्योंकि इसके अंदर और सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। तो हम इसे छोटा अंग नहीं बोलेंगे, सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कोशिका झिल्ली ये एक प्रकार की झिल्ली होती है। हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली, ये एक प्रकार की थैली होती है और इसी थैली के अंदर कोशिका के सारे पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले ये जो झिल्ली होती है, आपको बता दें कि ये झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। जैसे कहने का मतलब पादप मतलब समझ रहे हैं, जंतु मतलब समझ रहे हैं। तो जंतु जितने भी जीव जंतु, हम लोग भी जंतु ही हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, ये सब जंतु में ही आते हैं, यानी कि जो चल फिर सके, मोटा मोटी समझ लीजिए, जो चल फिर सके। और पादप का मतलब हुआ जो अस्थायी के रूप से बस खाली हिल डुल कर सके, उसको पादप बोलते हैं। तो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है क्या, कोशिका झिल्ली। और सबसे पहली बात की कोशिका झिल्ली जो होती है ये किसकी बनी होती है, ये कोशिका झिल्ली जो देख रहे हैं ये प्रोटीन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है ना। बात को समझ गए। और प्रोटीन की बनी होती है और कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, इसी झिल्ली के अंदर स्थित होता है। सीधा से समझ जाइए कि यह एक थैली है। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट जाते हैं, तो आप किसी दुकान के पास गए या सब्जी मार्केट गए, सब्जी मार्केट जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया 10 रुपए के आलू दे दीजिए, 5 रुपए की मिर्चा दे दीजिए, उसमें 2 रुपए की आदि डाल दीजिए, 2 रुपए के धनिया पत्ता डाल दीजिए, है ना, सारा चीज। और दुकानदार क्या करता है कि एक ही थैली में वो सारे चीज को डाल देता है ना। उस प्रकार उसी झिल्ली के समान सारा कोशिका के पार्ट्स इसमें रहता है। बात को समझ गए। और जब आप देखते हैं कि जब एक झिल्ली में सारा सामान दुकानदार दे देता है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपका सामान ज्यादा हो जाता है, यानी कि भारी हो जाता है। तो आप क्या कहते हैं कि दुकानदार भैया तनी एक और झिल्ली लगा दीजिए, अंदर से बोलते हैं ना, एक और झिल्ली लगा दीजिए। तो दुकानदार एक और झिल्ली लगा देता है। क्यों लगा देता है, या आप क्यों कहें कि एक और लगा दीजिए, क्योंकि आपका सामान भारी हो गया, है ना, आपका सामान भारी हो गया, आपको डर है कि गिर जाएगा। इसीलिए जो कोशिका भारी होती है
जो कोशिकाएं बड़ी होती है उसमें डबल झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो हम बात कर रहे हैं दूसरे कोशिका भित्ति की। क्या? कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं, यानी कि सेल वॉल। ये कोशिका भित्ति केवल पादप, ओनली फॉर प्लांट, ओनली फॉर प्लांट यानी कि केवल पौधों में पाया जाता है। बाबू क्यों? अभी बताएं क्यों? क्योंकि पादप की कोशिकाएं बड़ी होती है और भारी होती है, जिसके चलते जो है से इसमें डबल लेयर, डबल झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। तो पादप कोशिका में एक डबल लेयर लगा होता है, डबल झिल्ली लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल कोशिका भित्ति। इस प्रकार से समझ जाइए कि इसमें एक डबल झिल्ली लगा दिया जाता है। तो डबल झिल्ली लगा दिया जाता है, और ये डबल झिल्ली किस में होता है? पादप में, यानी कि ओनली फॉर प्लांट में पाया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति इसको बोला जाता है। बात को समझ गए? और कोशिका भित्ति क्या करता है बाबू? कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, ये क्या करता है? किया जो ऐसे कोशिका का आकार एवं सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका का आकार एवं सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका को एक निश्चित आकार देता है, इसको सुरक्षा करता है, इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको। और दूसरी चीज बताएं कि ये पादप कोशिका में जो होता है कोशिका भित्ति, ये जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है। ये किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। समझ गए? ये सेल्यूलोज का बना होता है। और कोशिका झिल्ली जो इसके अंदर वाला होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। चलिए इतना समझ गए, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। चलिए हम इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका झिल्ली के अंदर स्थित होता है। जैसे मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये जो होता है कोशिका झिल्ली के अंदर स्थित होता है। अरे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका के अंदर जो है से ऊर्जा का निर्माण करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण करता है, और इसका खोज किए थे आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोज किए थे? आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे। और इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसके अंदर ऊर्जा कैसे बनता है? जैसे हम जब श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया के दौरान जब हम ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है, रक्त के द्वारा जो है से माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन हमारे पहुंचता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बाबू? कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक चेन रिएक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक चेन रिएक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र। जिसको क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र जिसको बोला जाता है। इसका खोज किए थे हेंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने, है ना। हेंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे। और क्रेब्स चक्र के दौरान, क्रेब्स चक्र जो चलता है, तो क्रेब्स चक्र के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी मिल करके, 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या करता है? एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। 38 एटीपी मिलता है तो एक ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज से क्या मिलता है बाबू? ग्लूकोज से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। ग्लूकोज से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, यानी कि पावर मिलता है। पावर मिलता है, यानी कि जब 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज से क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा, यानी कि पावर मिलता है। इसीलिए बाबू माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस यानी कि बिजली घर। बात को समझ गए? इसीलिए क्योंकि ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है यानी कि बिजली घर कहा जाता है। आई होप समझ गए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी। आगे बात करते हैं गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी, इसको गोल्जी काय भी बोला जाता है। ये गोल्जी बॉडी, इसका खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किए थे, इसीलिए इन्हीं के नाम के अनुसार इनको गोल्जी बॉडी नाम दिया गया। ये गोल्जी बॉडी क्या करता है कि यह एक ऊर्जा का परिवहन करता है, यानी कि यह परिवहन का काम करता है। परिवहन मतलब होता है किसी चीज को ले जाना, ले आना, पहुंचाना, वापस लाना, वापस ले जाना, इस प्रकार से, यानी कि यह परिवहन का काम करता है। तो ये गोल्जी बॉडी जैसे आपने बताया, गोल्जी बॉडी जो होता है ये गोल्जी बॉडी जो होता है, मान लेते हैं गोल्जी बॉडी है, मान लीजिए कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो ये गोल्जी बॉडी जो होता है, गोल्जी बॉडी जो होता है ये क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है, यानी कि यह परिवहन का काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं तो हमें ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां से खपत हो रही है? मुंह से। तो हमें मुंह को ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर इसको ऊर्जा नहीं मिलेगा तो बोलते 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 1 घंटा पढ़ा देंगे ना, तो पढ़ाते पढ़ाते लड़खड़ाने लगेंगे। और फिर तो इसको ऊर्जा चाहिए। अगर कोई धावक है, अगर दौड़ रहा है, तो दौड़ने के क्रम में उसको ऊर्जा पैर में ज्यादा चाहिए, है ना। कोई खेलने का और कोई काम करने, अगर हाथ से ज्यादा काम कर रहा है तो हाथ को ऊर्जा ज्यादा चाहिए। तो इसलिए कोई वैसा व्यक्ति तो चाहिए ना कि जहां ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है वहां दूसरे जगह से खखोर करके ले जाए, उठा करके उसको पहुंचा दे। वैसा व्यक्ति तो कोई चाहिए। तो वैसा व्यक्ति ये कोशिका के अंदर जो काम करता है वो कौन करता है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, यानी कि गोल्जी काय का क्या काम है? ऊर्जा का परिवहन करना। इसका खोज किए थे किसने? कैमिलो गोल्जी ने किए थे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे इसके पार्ट देखते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे रसधानी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। रसधानी यानी कि जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स क्या है कि यह एक जल संग्रह करने का काम करता है। वैक्यूल्स जो होता है यह जल संग्रह का काम करता है। ये वैक्यूल्स क्या करता है? जल संग्रह करने का काम करता है। इसको बोलते हैं हम रसधानी। इसको रसधानी बोला जाता है। यह जल संग्रह करने का काम करता है। इसके अंदर, यानी कि इसके नहीं, हमारे शरीर के अंदर 65% जल होता है, याद रखिएगा। भार के अनुसार हमारे शरीर में या आपके शरीर में 65% जल है। अब कहिएगा कि 65% जल है, यानी कहने का मतलब कि अगर आपके शरीर का वजन 100 kg का है, मान लीजिए आपके शरीर का वजन 100 kg है, तो आपके शरीर में क्या है? 65 kg जो है से पानी है। 65 kg पानी है, यानी कि जल है। अब कहिएगा कि बाप रे बाप 65 kg जल है, हमारे पेटवा में इतना 65 kg जल कहां से आएगा? 1 लीटर या 2 लीटर पानी पीते हैं। तो वैसा बात नहीं है बाबू। ये जल जो है से हमारे कोशिका के अंदर होता है।
और कोशिका के अंदर जो रसदानी वेकुल्स होती है, यही जो है जल संग्रह करने का काम करता है। क्योंकि पूरा शरीर तो हमारा कोशिका ही है, पूरा शरीर कोशिका, ऐसा नहीं कि हमारे पेट में सिर्फ पानी होता है, पूरा शरीर मेरा कोशिका है और ये पूरे कोशिका में जो है पानी होता है, वो कहां संचित होता है? वेकुल्स यानी कि रसधानी में संचित होता है। बात को समझ गए? वेकुल्स यानी कि रसधानी, इसका कार्य क्या है? जल संग्रह करना। वेकुल्स का काम क्या है? जल संग्रह करना। तो आगे हम देखते हैं तारककाय। आगे देखते हैं तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसका खोज किए थे, एक गलत लिखा गया है, इसका खोज किए थे बेबोरी नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे, है ना। इसका खोज बेबोरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, है ना। और ये सेंट्रोसोम जो होता है, ये सेंट्रोसोम बाहु इसका कार्य क्या है? कोशिका का विभाजन करना। सेंट्रोसोम का कार्य है कोशिका का विभाजन करना। जैसे सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम यानी कि तारककाय जो बाबू होता है, ये सेंट्रोसोम जो होता है, इसका काम है सेल डिवीजन यानी कि कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का विभाजन का मतलब ये नहीं होता है कि को टूट जाना। बहुत सारे लोग जानते हैं कोशिका का मतलब, विभाजन का मतलब होता है टूट जाना। ऐसा नहीं, कोशिका का मतलब होता है एक से दो बनना। बात को समझ रहे हैं? एक से दो बनना। जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई अंग है, कहीं पे कट गया, मान लिया जाए, अब कट गया तो कटने के बाद यहाँ की कोशिकाएं क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो इसको तो क्षतिपूर्ति करना है ना, तो इसको क्षतिपूर्ति करना है तो क्या करेगा? इसके आसपास की अगल बगल की जो कोशिका है, इधर की कोशिका हो गई तो ये कोशिका एक से आगे बढ़ गई, एक पहले वाला तो अपने जगह पे रह जाएगा, और उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, उधर से भी एक बढ़ेगा आगे, इधर से, इस प्रकार से इस जगह को क्या कर लेगा? वह कवर कर लेगा। बात को समझ गए? तो ये सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम करता है, यानी कि कोशिका विभाजन का कार्य करना इसके अंदर होता है। जैसे कभी कभी ये भी देखे होंगे कोशिका विभाजन किसमें, पीछे आपको बताए थे कि हमारे शरीर का कोई ऐसा पार्ट्स होता है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो वो क्या बताए थे कि वो होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे किसमें होता है? दिमाग में, ब्रेन में, है ना। ब्रेन में न्यूरॉन होता है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। बात को समझ गए? यानी कि बाबू ब्रेन में जब चोट लग जाएगा ना, गहराई से, कल बताए थे ना कि अगर कहीं अगर गत्ते लगा तो ठीक है ना, कहीं हुमच के लग गया ना और चल गया अंदर तक ना, समझ रहे हैं ना, तो फिर कहीं कोई ठीक होने वाला नहीं है। बात को समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए ये न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है। और कल ये भी बताए थे कि सबसे तेज जो कोशिका विभाजन होती है वो किस में होता है? लीवर में होता है। लीवर अपनी क्षतिपूर्ति बहुत तेजी से स्वयं जल्दी कर लेता है। तो सेंट्रोसोम, इसके बाद हम चलते हैं आगे। सेंट्रोसोम ये तारककाय समझ गए कि ये तारककाय कोशिका के अंदर पाए जाने वाला ऐसा पार्ट्स है जिसका काम है कोशिका का विभाजन करना, सेल डिवीजन करना। बात को समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हम चलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको हम बोलते हैं ईआर, है ना, जिसको बोलते हैं ईआर, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको ईआर कहने का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात को समझ गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है, यह एक कोशिका के अंदर एक आंतरिक कंकाल का काम करता है, यानी कि उसे सहारा देने का काम करता है। और इसके साथ साथ क्या करता है कि सहारा देने के साथ साथ एक कोशिका के आकार देने में भी ये सहायक होता है। और दूसरी चीज क्या होता है कि ये बाबू जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, ये जो ईआर होता है, ये जो होता है दो तरह के होता है। दो तरह के होता नहीं है,
बल्कि ये दो प्रकार से नजर आता है, दिखता है, क्योंकि इसमें दो चीज होता है। क्या होता है आपको बता रहे हैं। ये जो होता है इस प्रकार से जो है दो तरह के होता है। जैसे ये अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है ये दो प्रकार से नजर आता है। जैसे एक जो होता है, एक भाग इसका जो होता है बाबू, एक भाग होता है, एक रुखरा होता है ना, यानी कि रफ होता है। एक भाग रफ होता है और दूसरा भाग जो होता है स्मूथ होता है। दूसरा भाग स्मूथ यानी कि चिकना होता है ना। ये क्या है? ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। ये हम यहां बता रहे हैं कि इसका दो भाग किस प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये होता है दो तरह के नजर आता है, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। स्मूथ वाले में क्या होता है कि इसमें पाया जाता है वसा। इसमें क्या होता है बाबू? वसा, यानी कि इसमें फैट पाया जाता है ना। तो वसा यानी कि चर्बी, चर्बी जिसको तेल कहते हैं, तेल क्या है? तेल वसा ही तो है, चर्बी। तो इसमें वसा होता है, इसीलिए क्या होता है? चिकना होता है। और ये जो आपको नजर आ रहा है रफ साइड वाला, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ साइड वाला जो है, ये जो क्या होता है? यह रुखरा होता है। रुखरा होता नहीं है, बल्कि रुखरा यह नजर आता है। नजर क्यों आता है कि आपको ये धब्बा दिखाई दे रहा है, ये धब्बा क्या है? ये इसी में सटा हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। इसको बोलते हैं राइबोसोम, इसको राइबोसोम बोला जाता है ना, राइबोसोम। यानी कि अब इसमें क्या होता है राइबोसोम में, कि इसमें क्या होता है कि इसमें होता है प्रोटीन। इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ये आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका दिखाई दे रहा है। यही इसमें जो चिकना भाग जो नजर आ रहा है बाबू, यही जो है इसका दूसरा भाग है, यानी कि स्मूथ वाला भाग है। और ये जो दिखाई दे रहा है यही जो है रफ वाला भाग है ना। तो इसी में क्या चिपका हुआ है? राइबोसोम। इसी में क्या है? राइबोसोम। तो चलिए हम आगे देखेंगे राइबोसोम। आगे देखेंगे राइबोसोम। तो ये राइबोसोम जो है इसका खोज किया गया था पेलाडे के द्वारा, है ना। जॉर्ज पेलाडे के द्वारा राइबोसोम का खोज किया गया था। और राइबोसोम को जो है प्रोटीन निर्माण का एक केंद्र कहा जाता है ना। इसको राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण का केंद्र कहा जाता है। राइबोसोम जो आपको बताएं कि इसी के अंदर जो होता है, ये राइबोसोम जो होता है इसी के अंदर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी के एक साइड में चिपका होता है राइबोसोम। अब एक साइड इसका जो नजर आता है वो स्मूथ चिकना वाला, जिसमें फैट वसा का निर्माण होता है। और एक साइड में जो होता है से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण किस में होता है? राइबोसोम में होता है। किस में होता है बाबू? राइबोसोम में होता है ना, राइबोसोम के अंदर होता है। इसीलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। बात को समझ गए? अगर क्वेश्चन पूछे कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कहां होता है, तो राइबोसोम में। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कही जाती है? तो राइबोसोम को। राइबोसोम का खोज किसने किया? तो जॉर्ज पेलाडे ने। बात को समझ गए?
तो ये था राइबोसोम। अब इतना समझे, गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी बॉडी बता दिए, गोल्जी बॉडी। इसके बाद बताएं आपको माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, सेंट्रोसोम है ना, इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद राइबोसोम। हम आगे बात करते हैं, आगे जो है आगे बात करते हैं केंद्रक है ना। आगे क्या है, केंद्रक, यानी कि जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस है ना। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, इसका खोज किया गया था इसका खोज किया था बाबू रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का खोज यानी कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। बात को समझ गए। और केंद्रक को जो है से इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। कोशिका का इसको दिमाग बोलते हैं ना, किसको, केंद्रक को, क्योंकि ये कोशिका के अंदर सारे पार्ट्स का नियंत्रण जो है, देख रेख कहिए, यानी कि हेडमास्टर यही है। बात को समझ रहे हैं, केंद्रक यही हेडमास्टर है, इसी के निर्देशानुसार सारा चीज चलता है ना। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज होता है, इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है केंद्रक के अंदर है ना, और डीएनए आरएनए इसी के अंदर होता है। जैसे न्यूक्लियस, एक केंद्रक जो होता है इसको क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है ना। न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। अब इसकी इसी केंद्रक के अंदर क्या होता है, इसी केंद्रक के अंदर जो होता है से बताएं कि इसके अंदर जो होता है से प्रोटीन होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। 80% बाबू प्रोटीन होता है केंद्रक में, 80% प्रोटीन होता है, 10% आपको डीएनए होता है ना, आरएनए भी उपस्थित रहता है ना। तो डीएनए आरएनए यह एक अलग चैप्टर है जो हम आगे बताएंगे इसके बारे में, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। लेकिन इतना जानते हैं कि डीएनए आरएनए जो है ये वंशागति का वाहक होता है। ये व्यक्ति को जो है लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक केंद्रक जो होता है कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक का खोज किसने किया, इसका खोज किसने किया, और ये भी जान गए। और इसके बाद जो है केंद्रक में जो है प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है। तो बात को समझ गए कि केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं है ना। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। इसके अंदर प्रोटीन और डीएनए उपस्थित होता है। तो चलिए हम आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे हम लाइसोसोम। आगे बात करेंगे बाबू लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जो है ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण है। अब किस लिए महत्वपूर्ण है कि लाइसोसोम सबसे पहले इसका खोज किए थे डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने। किसने किए थे, डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किए थे कोशिका, इसको लाइसोसोम का खोज किए थे। ये लाइसोसोम क्या है कि इसके अंदर एक विशेष प्रकार की एंजाइम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोला जाता है। इसको अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, यानी कि जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। अब इसी के जरिए ये कोशिका को जो है साफ सफाई करने का काम करता है। कोशिका के अंदर यह जो है साफ सफाई करने का काम करता है। जैसे हम बता रहे हैं आपको, अगर बता रहे हैं कि अगर कहीं पे ये कोशिका में देखें कि कोशिका में इतने सारे पार्ट्स है, कोशिका के अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं, अगर इसमें अगर मान लेते हैं कि गोल्जी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सेंट्रोसोम है ना, ईआर, अगर इसमें से कोई खत्म हो जाए, कोई खराब हो जाए इसके अंदर,
तो खराब हो जाए तो इसको साफ करने वाला कोई चाहिए ना। अगर इसमें कोई मर गया तो लाश उठाने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर हमारे आपके बीच में गंदगी रहेगा और गंदगी को आप नहीं साफ कीजिएगा तो नुकसान पहुंचाएगा, बीमारी फैलाएगा। तो उसी प्रकार एक कोशिका के अंदर जो होता है, अगर किसी को मृत्यु हो गई या और कोई काम हो गया है ना, तो इसको साफ सुथरा करने वाला चाहिए। तो वही जो होता है, क्या होता है, लाइसोसोम, है ना। वही लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम जो होता है बाबू, वो यही काम करता है। ये समझिए कि एक कोशिका का सुरक्षा करता है, या एक सुरक्षा गार्ड कहिए इसको, है ना। ये क्या करता है कि अगर मान लेते हैं कि अब एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। अब ये प्रोटीन बनाना छोड़ देगा, लाइसोसोम बोलेगा ए माइटोकॉन्ड्रिया कह रे काम क्या नहीं कर रहा है, तो कहेगा कि हमार मन न करम, तब तू न करबे रुक, तब क्या करेगा, ओकरा पे यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देगा, वो भस्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि उसको पचा लेगा। इसमें पाचक रस होता है ना। तो उसी प्रकार एक क्या करता है बताएं कि केंद्रक के न्यूक्लियस के देखरेख में सब नियंत्रण होता है। तो ये कहेगा न्यूक्लियस मौसा तनी देखिएगा, अगर कोई नहीं काम करेगा तो बताइएगा हमको, हम समझा देंगे, है ना। अगर कभी कभी मान लेते हैं कि वैसा भी हो जाता है कि अगर किसी का यूनिटी बन गया कि अरे हम लोग के बड़ा अति करता है, वो बड़ा धौस दिखाता है, एक काम करो हम कोई काम नहीं करेंगे। अब यो कहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा कि हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे, इवेकुस बोलेगा कि हम नहीं करेंगे, सेंट्रोसोम बोलेगा कि हम नहीं करेंगे, ये भी बोलेगा कि हम नहीं करेंगे, गोल्जी बॉडी बोलेगा कि हम भी नहीं करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सारा लोग धरना प्रदर्शन कर देगा। तो देखते नहीं कि धरना प्रदर्शन हम लोग भी करते हैं या लेकिन करता है, तो देखते नहीं पुलिस वाला कैसे लाठी चार्ज करता है। अब उसी सब धरना के हम ना, तो लाइसोसोम कहेगा कि यही सिपाही है, ये बोलेगा कि हम ना तरुक तो ये क्या करेगा ना, ये क्या करेगा कि ये अपने आप को ही ब्लास्ट कर देगा, ये अपने आप को ही ब्लास्ट कर देगा। और जब अपने आप को ब्लास्ट कर देगा तो इसके अंदर क्या है बाबू, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जल अपघटक एंजाइम है। और ये अपने आप को ही जब फाड़ लिया, अपने आप को ही जब ब्लास्ट कर लिया, तो इसके अंदर का एंजाइम क्या होगा, ये पूरे कोशिका में फैल जाएगी, फैलेगी कि नहीं, पूरे कोशिका में चल जाएगी और पूरे कोशिका नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। और साथ साथ अपने तो ब्लास्ट कर लिया तो अपना तो खत्म हो गया ना, अपना चल गया, यानी कि ना खेलबो ना खेले देबो, खेलवे बिगाड़ देबो, है ना। तो ये अपने आप को मार लेता है और साथ में सबको मार लेता है। तो बाबू बात समझे, इसीलिए लाइसोसोम को कहा जाता है बाबू आत्महत्या की थैली। क्या कही जाती है, आत्महत्या की थैली कही जाती है। इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली इसको कहते हैं, सुसाइड बैग कहा जाता है, इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। आत्महत्या यानी कि अपना हत्या कर लेता है और दूसरों को मार देता है। आत्महत्या की इसको थैली कही जाती है, किसको, लाइसोसोम को। बात को समझ गए, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि ये अपने आप को भी मार लेता है और गुस्सा में पूरे कोशिका को भी नष्ट कर देता है ना, नष्ट कर देता है। यानी कि ये जो होता है पूरे कोशिका को नष्ट कर देता है। कहने का मतलब कि हमारा पूरा कोशिका नष्ट, हम ही नष्ट हो जाएंगे। अरे जिस कोशिका में है ना उसको पूरा नष्ट कर देता है। जैसे हमारे पूरे शरीर में तो कोशिका ही है, पूरे शरीर में कोशिका है, और तो सभी कोशिका में ही लाइसोसोम होता है, सभी कोशिका में ही सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। और एक कोशिका खत्म हो जाएगा, ये नहीं कि मतलब पूरे कोशिका खत्म हो जाएगा तो पूरा हम ही खत्म हो जाएगा, आप भी खत्म हो जाइएगा, है ना। तो लाइसोसोम जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि
जब हमारी कोशिकाएं मर जाती है, जैसे कभी आपको अटेंडियम कहीं पैर चिप गया, हाथ चिप गया, तो देखते हैं कि वहां काला हो जाता है, काला हो जाता है, काला हो जाता है, यानी कि क्या हो गया, वहां की कोशिकाएं मर गई। अब इतना कस के कभी चिप गया ना, तो वहां की अगर कोशिकाएं मर गई, अगर एकरा में से कोई मर जाएगा, कोई मर जाएगा तो कोई बात नहीं है, उसको साफ करे वाला है ये है लाइसोसोम, है ना, उसको साफ करे वाला है ये है। लेकिन कभी कभी होता है ना बाबू कि कभी कभी इतना जोर से बजड़ गया, जोर से लग गया कि ससुराल लाइसोसोम मर गया, तब लाश से उठाए वाला मर गया, तभी खत्म न हो गया। अब कोई टांगे वाला नहीं रहेगा तो वो जुगे से पड़ा रहेगा, बात है कि नहीं है। तो या कभी कभी देखे होंगे कि पुलिस के डंडा खाए हैं कि नहीं खाए हैं? लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन में देखे होंगे कि बहुतों सारे क्या मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर देखे होंगे, लाल लाल हो लागे पीछे सगरो, देखे हैं ना। या कहीं धरना पर गए लेकर पिटा करके उधर से आ गए, अब ऐसा छड़ी बजरता है ना कि पूरा के पूरा जो है लाल हो जाता है, काला काला हो जाता है। तो क्या बोलते हैं कि अरे देखिए ना बड़ी मार मारा है ना, पूरा लाल कर दिया है मार करके एकदम। तो लाल कर दिया यानी कि वहां की कोशिकाएं क्या हो गई बाबू, वहां की कोशिकाएं मर गई, यानी कि उसको जो साफ करने वाला इतना दूर का था, इतना जोर से लगा है ना कि ससुराल लाइसोसोम मर गया है, तो वहां उठाएगा कि तब क्या करते हैं ना कि हम इस पर जो है मरहम लगाते हैं, मरहम लगाते हैं जाकर के, या गर्म पानी से उसको सेकते हैं। तो गर्म पानी से सेकते हैं तो क्या करेंगे, गर्म पानी जब ही जाएगा ना यहाँ, तो इसके मान ली कि इसके आसपास की जो कोशिका है, अगल बगल की कोशिकाएं हैं, तो उसको यह एहसास होगा, उसको एहसास होगा कि अरे का होलू रे, वो अगल बगल देखेगा झांक करके, तो देखेगा कि अरे ये तो पूरा मरल परल है। अब कैसे होगा, तब वही दूसरा कोशिका जो अगल बगल वाला है ना, वो अगल बगल वाला सब कह के एक काम करो ना, सब अपना भी से तनी 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 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क दो, साफ हो जाएगा। तो वही धीरे 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 जो है जब छिड़कना शुरू करता है ना, तो आपका जो दाग जो होता है 2-4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह में जो देखे होंगे वो खत्म हो जाता है, लालिमा जो से हट जाता है ना। बात यही है, तो आप समझ गए इतना। तो चलिए आगे, तो चलिए आगे देखते हैं हम। लाइसोसोम देख लिए कि लाइसोसोम, इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। इसका खोज डी डुबे के द्वारा किया गया। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है और इसे आत्महत्या सुसाइड बैग कहा जाता है ना। और एक चीज, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, बात को समझिएगा। आरबीसी जो होता है यानी कि रेड ब्लड सेल है ना, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसीलिए आरबीसी को देखे होंगे कि आरबीसी जो होता है, लाल रक्त कण जो होता है, ये जाकर के मरता है कहां, पलिहा में, तिल्ली में। यहां पे जो होता है तिल्ली होता है, पलिहा होता है, इसी में जाकर के वो मरता है। इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन के बाद जो है जाकर के यही में मर जाएगा। अगर दूसरा जगह कहीं मर गया ना, तो वहीं जो है सड़ित रह जाएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा कि इसके पास क्या है, लाइसोसोम नहीं है आरबीसी के पास। याद रखिएगा कि आरबीसी के पास लाइसोसोम नहीं होता है, इसीलिए इसकी मृत्यु कहां होती है, आरबीसी का मृत्यु होती है पलिहा में, है ना, पलिहा में होती है। इसीलिए पलिहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। बात को समझ गए। और कोई भी चीज है ना, कोई भी जहां है वहीं पर मर जाएगा, क्योंकि सब में लाइसोसोम है ना, ये लाइसोसोम है, उसको साफ कर देता है। लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, इसीलिए आरबीसी जाकर के कहां मरता है बाबू, पलिहा में जाकर के मरता है। और पलिहा को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। तो चलिए हम आगे बात करेंगे जीवद्रव। आगे बात करेंगे हम जीवद्रव।
देखिए आगे जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य जो है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है। अब ये प्रोटोप्लाज्म जो है यानी कि ये दो तरह के होता है। जैसे प्रोटोप्लाज्म बताएं कि ये दो तरह के होता है। जैसे ये दो तरह के होता है। जैसे एक केंद्रक है, बताया कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है ना, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में भी प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। और क्या होता है, कोशिका, ये कोशिका झिल्ली के अंदर भी पाया जाता है ना, ये कोशिका झिल्ली के अंदर भी पाया जाता है। और क्या होता है, और केंद्रक में भी पाया जाता है ना, ये दोनों में पाया जाता है। तो यानी कि जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है जो कोशिका झिल्ली के अंदर होता है ना, जो कोशिका झिल्ली के अंदर होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोला जाता है। उसको कोशिका द्रव्य बोला जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म बोला जाता है। साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और जो बाबू केंद्रक के अंदर होता है, और जो केंद्रक के अंदर होता है यानी कि केंद्रक के अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य बोला जाता है। उसको केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। उसको केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य, इसमें जो होता है इसे 80% जल होता है। यानी कि जीव द्रव्य में 80% जल होता है। इसमें 80% जल होता है बाबू जीव द्रव्य में। बात को समझ रहे हैं? 80% जल होता है। और अगर इसमें जीव द्रव्य में 80% जल यानी कि 1% की अगर कमी हो गई, 1% की कमी हो गई तो आपको प्यास लगेगा। ये जीव द्रव्य में अगर यही जल 1% कमता है तो आपको प्यास लगेगा। अगर 10% की कमी हो गई तो आपकी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु हो जाएगी। बात को समझ गए? तो यही जो है से जीव द्रव्य जो है, इसमें देखिए जीव द्रव्य क्या होता है कि जीव द्रव्य बताइए आपको कि एक कोशिका के अंदर होता है और कुछ केंद्रक के अंदर होता है। जैसे बताए कि जो कोशिका के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। जैसे देखिए उसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और कुछ जो होता है वो होता है केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ये केंद्रक के अंदर होता है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे केंद्रक द्रव्य और इसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य बोलेंगे। अभी क्या करता है, मान लेते हैं कि इसको सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, बताएं कि इसमें 80% जल होता है ना। और इसी समझिए कि ये पूरा इसी पर जो है कोशिका का जीवन निर्भर करता है ना। तो इसी पर जो है कोशिका का जीवन निर्भर करता है। जैसे हम देखे हैं कि कभी आप मार्केट से सामान खरीद करके लाते हैं, अब एक थैला में आपको अगर मान लिया कि दे दिया लोटा, थरिया, गिलास, चम्मच, बर्तन या कोई और कांच का गिलास, और एक थैला में लेकर के आप उसको चलिएगा, लेकर के दौड़िएगा तो क्या होगा? वो ढन 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 करेगा और कोई के नाक टूट जाएगा, कोई के मुंह, यानी कि सब बर्तन जो है बराबर हो जाएगा। इसीलिए अब क्या करता है बाबू कि दुकानदार को देखे होंगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान, कांच वाला सामान जो बेचता है उसके बीच बीच में क्या थर्मोकोल लगा देगा, थर्मोकोल लगा देता है। और थर्मोकोल क्यों लगा देता है? क्यों लगा देता है थर्मोकोल? कि आपस में टकराए नहीं, है ना, लड़े नहीं और फूटे नहीं। इसीलिए इसके बीच में जो होता है, इसके बीच में जो होता है से जीव द्रव्य भर दिया जाता है। और जीव द्रव्य वही काम करता है कि सबको जो है से एक स्थान पे रखने का काम करता है, अस्थायी रूप से रखने का काम करता है। इसीलिए जीवन का भौतिक इकाई जो है से जीव द्रव्य को कहा जाता है। तो चलिए इतना समझ गए। तो आज तक का वीडियो इतना ही। अब जो है अगले चैप्टर में हम विशेष आपको बताएंगे यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके बारे में, पादप जंतु कोशिका जो होती है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद।